अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। मेरा नाम है भीष्म शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रीमियर वीडियो में, जिसके अंदर आज हम देखेंगे बल्क मॉड्यूलस और साथ के साथ शेयर मॉड्यूलस। तो बेसिकली ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने जाना था उसके बारे में बात कर लेता हूं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सिलेबस के अंदर से क्या क्या जाना था, लेट अस सी। सो बेसिकली बेटा अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इसके अंदर हमने जो सीखा था, हमने जाना था अभी तक हुक्स लॉ, करेक्ट और नॉट। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ये हुक्स लॉ, ये सारी चीजों में हम एकदम बिल्कुल जान चुके हैं क्रिस्प तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं। आज जो नए बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका एक लेक्चर 1 जरूर देखें। इस लेक्चर 1 को देखोगे और लेक्चर 2 को फिर अच्छे से समझ में भी आएगा। लेकिन अभी भी आई विल ट्राई कि आप लोगों को जो पहली बार भी देख रहे हैं उनको भी समझ में आए। इतनी सिंपल एक्सप्लेनेशन अपन लोग रखने वाले हैं, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस आज हम देखेंगे और साथ के साथ थोड़ा बहुत शेयर मॉड्यूलस और इनके जो आपस में रिलेशन है, गामा यानी यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस, ये होता क्या है, कब कब यूज होते हैं, इनके रिलेशन क्या है, इनकी एसआई यूनिट्स क्या है और इनके फॉर्मूलाज क्या है, ये सारी चीज जानेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, ठीक है। एक और चीज हम जानेंगे आज की क्लास में, पॉइजन्स रेशियो। हालांकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, लेकिन पॉइजन्स रेशियो के अंदर बेसिकली यही आ जाता है कि हम किस तरीके से इन सभी को रिलेट करते हैं। तो अगेन ये जो ये लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेदर आप अपने 11th की एक तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है। तो जितने भी आपके दोस्त हैं ऐसे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनको ये चैप्टर पढ़ना है विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आप मेरे लेक्चर जरूर उनसे शेयर कीजिए। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप रेगुलर रहते हैं इस पेज पे, इस क्लास में, तो आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है मेरी क्लास की, ठीक है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छा, तो और एक और चीज है कि अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है बेटा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कमेंट्स जहाँ पे कमेंट्स होते हैं या लाइव चैट में पूछ लीजिए। एंड आफ्टर द क्लास आवर टीम विल ट्राई टू आंसर दैट, ठीक है। और अगर आफ्टर द क्लास अपना आप डाउट पहले पेज पे लिख के भी रख सकते हो। क्या होता है कि लाइव चैट में तो दब जाता है, पेज पे लिख के रख लीजिए, फिर उसके बाद उस डाउट को आप नीचे कमेंट्स में आफ्टर द क्लास टाइप कीजिए और जो टीम है, टीम विल ट्राई इट बेस्ट कि आपका वो डाउट सॉल्व हो जाए, ठीक है, यूट्यूब पे। सो चलते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जो जाना था वो था हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ के अंदर हमने बात की थी बेटा कि सर यहां पे स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस, राइट। यानी इसका जो स्लोप होगा, हमने वो बात की थी कि वो बेटा यंग्स मॉड्यूलस के बराबर है। यंग्स मॉड्यूलस की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। चलिए, और हमने फिर इसके बाद क्या देखा था? हमने देखा था ये पर्टिकुलर ग्राफ जिसके अंदर हमने बात की थी यंग्स मॉड्यूलस से लेके बाकी सारी चीजों की, है ना। तो चलिए ये देखते हैं। तो इस ग्राफ को हमें स्टडी करना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो अगर मैं देखूं तो यहां हमें क्या देखने को मिला था बेटा? हमें यहां पे ये देखने को मिला था कि अगर मैं किसी भी पीस पे मैं उस पर स्ट्रेस लगाता हूं और उसकी लेंथ चेंज करने की कोशिश करता हूं, तो एक सर्टेन लिमिट तक, जहां तक ये ग्राफ चल रहा है, एक सर्टेन लिमिट तक ये वापस से अपनी मतलब खींचेगा और फिर उसके बाद अगर हम छोड़ेंगे तो इट विल टेक इट्स ओरिजिनल लेंथ। दिख रहा है आपको? सेकंड चीज, लेकिन ये सिर्फ काफी नहीं है। क्या पता हम इसे और पकड़ के और खींच लें ज्यादा, तो क्या ये पहुंच पाएगा? लेकिन जब तक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन चल रहा था, ये रेशियो, ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी, तब तक हमारे पास हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था। इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, इस पॉइंट तक। लेकिन अगर मैं यहां से 6 रेड मार्क जो है वो हमारा और क्या है? लेंथ है, ओरिजिनल। मैंने इसको और ज्यादा खींचा और तब भी छोड़ दिया, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे चला गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये प्रोपोर्शनल लिमिट तो यहां तक थी कि भैया पूरा चला गया और ये हमारी क्या हो जाएगी? यील्ड पॉइंट, ठीक। लेकिन आफ्टर यील्ड पॉइंट हम लोगों को क्या होगा? जैसे हम उसको ले जाएंगे और स्ट्रेस बढ़ाएंगे, तो जब हम छोड़ेंगे तो देयर विल बी अ परमानेंट डिफॉर्मेशन जो रह जाएगी। आपको दिख रही है? अब ये ओरिजिनल लेंथ नहीं गेन कर पाया है, तो परमानेंट एक डिफॉर्मेशन रह गई और उसके फर्दर हम खींचेंगे तो इट विल ब्रेक अप, है ना, इट विल ब्रेक डाउन, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो रही है? इट विल ब्रेक डाउन,
ये क्लियर है आप लोगों को? तो आई गेस ये हमने हुक्स लॉ के लिए पढ़ा था और ये आपको अब क्लियरली समझ में भी आ गया होगा, है ना? सो आज जो हम देखेंगे वो इसी के आगे देखेंगे एंड वी विल सी कि बल्क मॉड्यूलस क्या होता है और शेयर मॉड्यूलस क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस एंड ऑल। तो आप ये बताइए जल्दी से कमेंट करके कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई है नहीं आई है। हुक्स लॉ हमने लास्ट क्लास में देखा था एंड आई होप आप लोग इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट भी करेंगे तो ये उतने ही जितने भी बच्चे हैं जिनको जरूरत है इस टाइप के लेक्चर की उनके पास पहुंचेगा। एंड एज अ टीचर मुझे आप लोगों पे काफी प्राउड होगा बिकॉज यू आर आल्सो शेयरिंग दिस नॉलेज। चलिए, तो अपने अगर आप इस तरीके से समझ रहे हैं कि आप अपने दोस्तों को भी समझा सकते हैं, देन अगेन थम्स अप टू यू, है ना? चलिए, तो शुरू करते हैं। तो यार यहाँ पे ये हमें क्लियर हो चुका है, प्रोपोर्शनल लिमिट वो होती है लिमिट जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। उसके बाद जो यील्ड पॉइंट होता है, यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो अपनी ओरिजिनल शेप ले लेता है। लेकिन इसके बाद जब मैं लगाता हूं तो भैया फिर वहां पे दिक्कत आ जाती है, वहां पे एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है, ठीक है? और इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं, यानी यील्ड पॉइंट के बाद जाऊंगा तो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा एंड फिर वही ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद हर किसी के अंदर एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। तो यहां पे जो स्लोप है ये याद रखिएगा। अगर मैं कोई और मेटल की बात करूं और इसके अंदर है ये एंगल अल्फा और इसके अंदर है ये एंगल बीटा, तो भाई सीधी सी बात है, इसका गामा कम है, इसका गामा ज्यादा है, तो ये लेस इलास्टिक कहलाएगा, है ना? तो गामा क्या है? गामा या यंग्स मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लॉन्ग मतलब उसकी लेंथ में अगर हम चेंज लाएंगे, जब भी हम किसी स्पेसिमेन या फिर मटेरियल की लेंथ में चेंज लेके आते हैं तब हम क्या बोलते हैं? लेंथ में चेंज लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? उस टाइम पे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। चलिए, तो ये था हमारा रिकैप और आगे चलते हैं। और हमारा लास्ट क्लास में कुछ कुछ छूट गया था, है ना? जैसे कि कुछ कुछ सवाल छूट गए। एक एनर्जी वाला था जो मैं आपको कह रहा था कि एनर्जी डेंसिटी भी मैं आपको कराऊं। तो यहां पे देखिए, तो आज के जो है सवाल वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच वायर, वो देखेंगे। बल्क मॉड्यूलस जानेंगे क्या होता है, शेयर मॉड्यूलस जानेंगे क्या होता है, और इसके साथ साथ इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस एंड हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। रिमेंबर अगेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है यंग्स मॉड्यूलस, मतलब हम जो चेंज देख रहे हैं, जो स्ट्रेन देख रहे हैं, वो लेंथ के अलॉन्ग है। तो यंग्स मॉड्यूलस हमेशा लेंथ में जब चेंज आता है तब यूज करेंगे। अब आया था बीटा और शेयर मॉड्यूलस पे, इनकी बात करते हैं, ठीक है? तो यहां ये चले आगे। तो आई होप आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। तो यस, इन बिटवीन शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ कर दो फटाफट से, ठीक है? ताकि और बच्चों को भी फायदा हो सके, ठीक है? अब इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा बस एक ही चीज है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंपैक्ट करना चाहता हूं और इसमें मेरे ख्याल से आप लोग मेरी हेल्प भी करेंगे। और अगर नहीं सोच रहे हो नहीं करने की तो ये गलत बात है, कर दो, ठीक? चलिए, सो चलते हैं आगे और बात करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी स्टोर्ड किसमें स्टोर्ड है? टोटल एनर्जी बेटा, टोटल इन अ स्ट्रेच वायर। तो सर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच वायर कैसे देखेंगे हम? आइए ये जानते हैं। सो बेसिकली एक वायर को हमने स्ट्रेच किया, ठीक है? तो देखो होता क्या है, समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूं, ग्रेविटी चाहती है नीचे आए, मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूं, तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली वापस से उस पोजीशन पे आ जाएगा। यानी इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई जब वो किसी एक फोर्स के अगेंस्ट जा रहा था। यहां पे भी एक फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स। जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं या दबाते हैं, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगेंस्ट जा रहे होते हैं। जैसे कि यहां देखिए, यहां बताना आपको ज्यादा सही रहेगा। देखिए क्या, यार आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी कि अगर दो एटम्स हैं, अब ये दो एटम्स बड़े स्टेबल हैं, बहुत स्टेबल है, इनके बीच का जो आर है वो 1 कर दिया, R1। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स की बात चल रही थी। तो इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये R1 है, समझ रहे हो? तो जहां पे अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, भैया मैं इन्हें दबाऊंगा तो ये भागेंगे इधर, और अगर मैं इन्हें स्ट्रेच कर लूंगा, ठीक है, तो ये अपनी
पोजीशन पे भागेंगे जो उनकी ओरिजिनल थी। तो ऑल इन ऑल इनको ये कंप्रेस किए हैं भाई बेटा, ये वाली बात क्लियर है, हमने कंप्रेस किया है ये और कंप्रेस के बाद यहां पे हमने टेंसाइल यानी खींचा है इनको। तो खुद सोचो, जब मैं किसी चीज को खींच रहा हूं, मॉलिक्यूल्स इसके दूर जाएंगे, तो तब तक ये क्या होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देख रहे हो ना यार। अब एक खुद सोचो, अगर मैं इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो हमारा आर यहां कहीं आ जाएगा। तो देख रहे हो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी और ये वाली एनर्जी में कितना फर्क है। तो देयर इज द पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उस पर्टिकुलर मटेरियल में। आई फील आई इस वजह से। तो इस वजह से हम ये एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं एक स्ट्रेच्ड वायर लूं तो हम क्या कहेंगे, भैया सर एनर्जी तो होती है हमारी कितनी, हम फोर्स, अरे फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यार हुआ क्या कि यहां पे जो मैं फोर्स लगा रहा था इस एरिया पे, तो उस पे जो फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, ये इलोंगेट कर गई और यहां पे ये मैंने कह दिया डेल्टा एल इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स वर्क डन बाय अस इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर, हमारा जो भी फोर्स लग रहा है इनटू में इंक्रीज इन लेंथ यानी डेल्टा एल। तो हम क्या बोलेंगे सर, फोर्स की बात कर रहे हैं हम। देखो यहां पे हम एवरेज फोर्स कह रहे हैं, एवरेज फोर्स कह रहे हैं, ये वाली बात दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू में डेल्टा एल। तो यार एवरेज फोर्स हमने क्या लिया, यानी एक तरीके से हाफ ऑफ द फोर्स, ठीक है, एक तरीके से। सो ये आ गया डेल्टा एल। नाउ हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अगर मैं यहां की बात करूं, यहां देख रहे हैं आप लोग, ये तो क्लियर है आप लोगों को। एवरेज फोर्स क्या निकाला है, एवरेज फोर्स लिया है, यानी हमने हाफ लिया है F/2 एवरेजली। क्योंकि क्या होगा कि ये जो फोर्स है ये हर पार्टिकल में लग रहा होगा इस तरीके से, है ना, लेकिन हो सकता है सेम ना हो। यहां पे F है तो यहां पे उससे कम होगा, इससे कम होगा, इससे कम होगा, और यहां पे भी F ही लग रहा है। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इनका एवरेज मैं F/2 ले लूंगा, ये एवरेज फोर्स हो गया। तो बेटा एवरेज फोर्स इनटू में इंक्रीज इन लेंथ निकाला। अब भाई बड़ा सीधी सी बात है कि स्ट्रेस जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन एरिया, और जो स्ट्रेन होती है वो होती है डेल्टा एल बाय एल। तो यार मैं फोर्स को स्ट्रेस अपॉन इनटू में एरिया लिख सकता हूं, है ना। तो फोर्स को मैंने लिख दिया स्ट्रेस इनटू में एरिया, और मैंने डेल्टा एल को क्या लिख दिया, डेल्टा एल क्या होगा, लेंथ इनटू में स्ट्रेन, लेंथ इनटू में स्ट्रेन। तो अब भैया यहां पे ये जो वॉल्यूम बना है, ये क्या बना है, एरिया इनटू में लेंथ जो बचा था वो, और ये क्या था बेसिकली, मैंने लिखा था लेंथ इनटू में स्ट्रेन। तो लेंथ उठा के मैं ले गया इसकी यहां पे, यस और नो, इधर ले गया, और बेटा यहां पे भी स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स इनटू में एरिया, मतलब स्ट्रेस इनटू में एरिया। तो यार एरिया और लेंथ आपस में मिले तो वॉल्यूम बन गया वायर का। याद रखना हमेशा, लेंथ इनटू लेंथ एरिया होता है, एरिया इनटू थिकनेस या लेंथ हमारा क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो हमारे पास क्या आ गया सर, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये क्या है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है, हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम ऑफ द वायर। लेकिन यहां तक बात तय नहीं होती है। हमें चाहिए सर, हम चाहते हैं कि हम क्या लें, हमें चाहिए कि सर हम एनर्जी डेंसिटी पता लगाना चाहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, यानी टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम अगर मैं लिख लूं तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। तो वो कितनी आ रही है, हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। कोई भी दिक्कत, कैसा भी कोई भी शक बताइए इन चीजों में। तो हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन विल बी द एनर्जी डेंसिटी। ये वाली बात क्लियर है, यस ये तो ये एनर्जी डेंसिटी की बात की गई है। यहां पे नीचे वॉल्यूम लिखा होगा, वॉल्यूम लिखना होता है वैसे, ठीक है। तो हाफ स्ट्रेस क्या होगा, अब सर ये देखो
अब मैं इसे यंग्स मॉड्यूलस की फॉर्म में कैसे लाऊं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू में स्ट्रेन। तो बेसिकली अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो वी विल हैव दिस एनर्जी डेंसिटी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं इस एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी वायर के अंदर जितनी भी है। ये बात समझ में आ रही है ना? जैसे कि यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। के क्या होता है? फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट ऑफ लेंथ, स्प्रिंग को अगर करना हो। इसके बारे में तो हम बात भी कर चुके हैं काफी बार, तो इसको ये भी वही चीज है। तो मेन क्या है कि किसी भी वायर को मैं खींचूंगा तो उसका यंग्स मॉड्यूलस मुझे पता होना चाहिए, एंड इनटू में स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई शक, अपन याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? और इसके डिटेल में ज्यादा जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे ये क्लियर है। यहाँ पे देख रहे हो हाफ इंटू में के, यानी यंग्स मॉड्यूलस की एक तरीके से बात हुई है, इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर, चेंज इन लेंथ का स्क्वायर, समझ रहे हो? चलो अब आगे चलें। सो यहां पे हमने एनर्जी डेंसिटी की बात कर ली, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी। अब यार कितनी भी बड़ी वायर दे दे सेम मटेरियल की, हम उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल एनर्जी निकाल देंगे। तो इस पे एक सवाल करते हैं। दिस इज भाई ये हमारा क्या है? ये है हमारा फाइनली क्या है सर? ये हमारा है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चेक 1, और इसमें क्या जानना चाहते हैं? एक वायर ली गई, एक वायर ली गई बेटा, और जो इलोंगेशन था उस वायर के अंदर वो 2 सेंटीमीटर था, यानी डेल्टा एल। एनर्जी स्टोर जो हुई उसमें खींचने की वजह से वो हुई ई। अगर मैं इसे 10 सेंटीमीटर खींचता हूं तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी, ये बताना है। तो ऑल इन ऑल मुझे ये नहीं पता कि गामा क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात करूं, हमें चेंज इन लेंथ पता है, हमें चेंज इन लेंथ पता है। इनिशियल एनर्जी क्या है? ई, और वो क्या होगा? ठीक है, मैं एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में लिख लेता हूं, तो इट विल बी हाफ इंटू में यंग्स मॉड्यूलस इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर, यही था। देखो इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर। हम स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस के लिए हमें कुछ पता नहीं है ना, करेक्ट? स्ट्रेन का स्क्वायर। सो जो मैं लिखूंगा यहां देख रहे हो आप, हाफ इंटू में गामा इंटू में स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है? आप लोगों के लिए एक पॉपअप भी आया होगा, उसमें आप बताइए, है ना? यहां पे स्ट्रेन मार्क कीजिए पोल में। तो मैं लिख सकता हूं सर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। तो भैया मुझे एक चीज पता चल गई है, डेल्टा एल अपन जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, 2 सेंटीमीटर है। ई जानते हैं, एज इट इज लिख रहे हैं, तो मुझे पता है क्या पता चल गया है। यहां देखो ध्यान से, हमें इसकी और इसकी वैल्यू पता चल गई है, ठीक है, गामा अपॉन एल स्क्वायर। तो देखो मैं क्या कहूंगा सर, ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में गामा इंटू में गामा या यंग्स मॉड्यूलस इंटू में 2 to the 4 अपॉन एल स्क्वायर। तो सर मुझे ये पता चल गया, क्यों कर रहा हूं मैं ये? अरे ताकि अननोन चीजें निकाल सकूं। तो ये आ गया सर हमारा 2 गामा बाय एल स्क्वायर, ठीक। इसकी वैल्यू है गामा बाय एल स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू है E/2। यंग्स मॉड्यूलस बाय एल स्क्वायर की वैल्यू है E/2, ठीक। अब उसने क्या कर दिया? 10 सेंटीमीटर खींच लिया। अब जब 10 सेंटीमीटर खींचा तो आप क्या करोगे सर? आप लिखोगे नई एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में यंग्स मॉड्यूलस इंटू में डेल्टा एल का स्क्वायर, है ना? तो कितना ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जो भी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, उसकी ओरिजिनल लेंथ को मैंने एल ले लिया। तो यार ये जानता हूं मैं कितना है, तो बस लगा दो। तो ये कितना हो जाएगा? ये है सर हमारा E/2, तो E/2 और एक 2, E/4 इंटू में 100। ये वाली बात क्लियर है, सेंटीमीटर वाली बात आ गई, है ना? और अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं तो 100 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10, 10/100, 10/100। तो कितना आ जाएगा यार ये बताइए? तो यस, यहां पे अगर मैं लेंथ वाइज की बात कर रहा हूं तो सर एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी 25। 25 ई विल बी द करेक्ट आंसर।
राइट और रॉन्ग? बताइए बताइए, ये क्लियर है? तो ई डैश नई 25 आ रही है, ये है ना? सिंपल था, बहुत सिंपल सवाल था ये, आपसे हुआ नहीं हुआ? बताइए। इन वायर व्हेन इलोंगेशन इज 2 सेंटीमीटर, तो हमने एनर्जी देखी और एनर्जी थी ई इन वायर। फिर से बता रहा हूं, पहले मैंने हाफ इंटू में गामा इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर करा, वॉल्यूम अपना हमें नहीं पता, उतना हमने ले लिया। अब ई दी हुई है, हाफ इंटू में गामा अपने को नहीं पता, हमें स्ट्रेन क्या पता है, डेल्टा एल बाय एल, लेकिन उसका स्क्वायर किया जा रहा है। हमें पता है कि डेल्टा एल क्या है, 2 है ना, लेकिन एल स्क्वायर नहीं पता, ना गामा पता। तो जो ये पहला रिलेशन दिया है उससे हम निकालेंगे क्या, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? तो गामा अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू E/2 हमने निकाल ली। फिर उसके बाद नई एनर्जी निकाली, हाफ इंटू में गामा इंटू में, अब वो क्या है, डेल्टा एल क्या है, 100 10 अपॉन वही ओरिजिनल लेंथ एल। तो यहां पे देखो इसकी वैल्यू हमें पता कितनी होती है, E/2 यानी E/4 इंटू में 100, तो क्या आ गया 25E। करेक्ट और नॉट? बताइए। बताया? सवाल बहुत अच्छा था, फॉर्मूला भी याद हो गया, सवाल भी बहुत अच्छा था। करेक्ट। चले आगे नाउ, तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, बल्क मॉड्यूलस जिसका नाम है, आज हम यही देखने वाले हैं ना। तो बल्क मॉड्यूलस कब लगता है, क्या बात होती है, इसको हम बीटा भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना, कभी कभी इसको कोई ईटा बीटा कुछ भी लिख देता है। तो बल्क मॉड्यूलस असल में तब यूज होता है जब वॉल्यूम में चेंज आता है, समझ रहे हो? जब हमारा चेंज आता है किसके अंदर, लेंथ के अंदर, तो हम यंग्स मॉड्यूलस यूज करते हैं। जब हमारा चेंज आता है वॉल्यूम में तो हम यूज करते हैं बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस किसी भी लिक्विड में रहता है, तो देखो बल्क मॉड्यूलस क्या है कि प्रेशर से रिलेटेड है, हर जगह से इसे दबाया जा रहा है। करेक्ट। तो यहां पे मैं क्या कहता हूं, स्ट्रेस या प्रेशर बोल सकते हो, बिकॉज यहां पे जो स्ट्रेस है और जो प्रेशर है वो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा, भाई प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव होता है, दबाता है, ठीक है। और जो स्ट्रेस है दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और इलास्टिक, टेंसाइल खींचने वाली और दबाने वाली। यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा ही किसी भी लिक्विड के अंदर दबाया ही जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को। एक बॉल ले लो पानी में तो वो भी दबाई जाएगी। तो उस समय पे मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन पानी के अंदर सेम बोल सकता हूं, स्ट्रेस और प्रेशर, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा यहाँ पे यार, ये है हमारा प्रेशर, यस। तो प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसलिए हम माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत। तो इसी वजह से ये आ जाता है माइनस, ये प्रेशर में है चेंज, है ना, डेल्टा पी लिख लेते हैं इसे, है तो माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, माइनस मत भूलना। माइनस का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो बेसिकली बीटा को मैं कहूंगा, और इसकी यूनिट भी उतनी रहने वाली है भाई, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यस, बल्क मॉड्यूलस हमें क्लियर हुआ है, बल्क मॉड्यूलस क्लियर हुआ है सभी को। तो बल्क मॉड्यूलस क्या बता रहा है सर? बल्क मॉड्यूलस बता रहा है कि जब भी किसी का वॉल्यूम कम होगा तो उसका जो मॉड्यूलस, जो उसका वॉल्यूम कम करने वाला एक जो मॉड्यूलाई होगा, जो मॉड्यूलस ऑफ बल्क मॉड्यूलस कह लेते हैं उसको, ठीक है, वो बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ रहा है उसके अंदर, तब हम यूज करते हैं बल्क मॉड्यूलस। तो वो होगा प्रेशर अपॉन में ये प्रेशर डेल्टा पी बाय डेल्टा वी इंटू में भी। बल्क मॉड्यूलस का ज्यादातर यूज आप देखोगे आगे थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। क्यों? क्योंकि वहां पे बात होती है कि जो गैसेस है, जो फ्लूइड्स है, वो प्रेशर लगाते हैं, और वही प्रेशर एक तरीके से हमारा स्ट्रेस भी होता है उस समय पे। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वो हमेशा दबाता है, और अगर मेरे पास पूरे लिक्विड के अंदर स्ट्रेस भी ऐसे ही डेवलप हो रहा है जो सिर्फ दबा रहा है, खींच नहीं रहा, तो हम क्या बात करेंगे कि वही स्ट्रेस है, वही प्रेशर है। करेक्ट नाउ, तो मेरे ख्याल से करेक्ट हो चुका है ये चीज। तो यार अब आ जाते हैं किस पे, अगले इस पे। आसान था, सरल था, इसमें कुछ समझ इतनी ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं थी। इस पे सवाल करते हैं, आ जाओ। द स्पेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स इन द वॉल्यूम बाय 0.1%। दिया क्या है सर? ये ना, ये दिया हुआ है इनटू में 100 इज इक्वल्स टू 0.1%। तो डेल्टा वी बाई वी दिया हुआ है सर मेरे को ना, साफ क्या दिया हुआ है, 0.1 अपॉन में 100। ले लो, अब क्या करोगे, ये गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर मतलब वही कि बॉडी के हर जगह से परपेंडिकुलर तरीके से फोर्स पड़ रहा है, तो उससे जो यूनिफॉर्मली प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, वो 100 एटमॉस्फेयर है। कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द बॉल। सरल है बड़ा ही, है ना। हम क्या कहेंगे सर, बल्क मॉड्यूलस होता है -v डेल्टा p बाय डेल्टा v। कूल है, ओके। तो सर ये जो था हमें दिया हुआ है डेल्टा p बाय माइनस डेल्टा v बाय v, ठीक है। प्रेशर के बारे में बात की है, बिल्कुल की है, 100 एटमॉस्फेयर, 100। और यार 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ हम बोल सकते हैं पास्कल, तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो ना, 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल मैं बोल सकता हूं, ठीक। अपॉन क्या दिया हुआ है भाई, वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आया है, वॉल्यूम घटा है, फाइनल वॉल्यूम कम है, तो जब हम चेंज निकालेंगे तो यार ये माइनस पता है इसीलिए लगाया जाता है। असल में डेल्टा v बाय v आपका नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब कम हुआ है, तो ये जो माइनस है ये हम साथ लेके चलेंगे, मतलब यहां पे ये आएगा, ठीक है। इसीलिए तो माइनस लगाया ताकि बल्क मॉड्यूलस फाइनली पॉजिटिव आ जाए। आप समझ रहे हैं आप, हमने माइनस इसलिए नहीं लगाया कि हमें उसे नेगेटिव बनाना था, हमने माइनस इसलिए लगाया कि हमें पता है कि हमेशा वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम हमेशा नेगेटिव लेके आएगा अपने साथ, और बल्क मॉड्यूलस शुड बी पॉजिटिव, तो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, -1 अपनी तरफ से बाहर लेके चले ताकि फाइनली आंसर पॉजिटिव आए। ये साइकोलॉजी समझ रहे हो माइनस लगाने वाली। चले ये देखिए आगे, सो वी विल बी हैविंग दिस आंसर। कितना आएगा यार, दिखा सकते हो क्या, ये 10⁻7, ओके, और 3 10⁻10। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये आ जाएगा हमारे पास, बीटा आ जाएगा 10⁻7 अपॉन 1000, तो ऊपर गया 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो भी बॉल का बल्क मॉड्यूलस होगा वो ये होने वाला है। क्लियर है ये चीज, एक बार फिर से देख लो, दिया गया था कि एक जो स्पेरिकल बॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है इस परसेंटेज से, एंड व्हेन द सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म नॉर्मल प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर्स, कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल। क्या है कि हमें एटमॉस्फेयर्स को चेंज करना पड़ा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस की भी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही रहती है। तो इस वजह से हमने चेंज किया, ये वाली बात चमकी, तो हमने इस वजह से चेंज कर लिया। तो सर चेंज तो कर लिया है, तो ये यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना 100, इसको मैंने चेंज कर लिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। आई हैव टू टेक माइनस एयर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना। अगर एक्सपेंशन होता तो मैं यहाँ पे प्लस लेता, तो दैट इज द रीजन कि हमने ये भी माइनस लगाया है ताकि पॉजिटिव आ जाए फाइनली। तो यार यहाँ पे मैं हटाऊंगा इसे, तो ये आ जाएगा नीचे 3 0 3 0 2 0 5 0 5 0 5 0, कितना हुआ 10 0, ओहो आ गया आंसर, कोई दिक्कत। 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या है, बल्क मॉड्यूलस। आप बल्क मॉड्यूलस को नहीं कह सकते क्या कि हम सर इसे ये कहेंगे कि ये तो 10⁻10 पास्कल है, नहीं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब पास्कल की बात होती है तो वो प्रेशर है, वो अलग चीज है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज बटी। चलिए तो यार अगर मजा आ रहा है ना तो लिख दो मजा आ रहा है, और लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि ज्यादा मजा आ रहा है तो यार प्लीज इसे शेयर कर दो, शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करोगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आप ही के डाउट को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं, अरे आप ही के लिए चल रही है ये क्लासेस। तो यार अगर आप लोग करेंगे कमेंट और ये सारी चीजें तो एक टीचर का एफर्ट काम आएगा। शेयर लाइक सब्सक्राइब, फटाफट 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 शेयर लाइक सब्सक्राइब। क्या जा रहा है आपके पास, उल्टा अच्छे अच्छे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आने वाली है, राइट। चलिए सो हफ्ते में हम एक बार मिलते हैं और काफी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो यार इससे बेहतर और क्या चाहिए। चलिए आ जाते हैं शेयर मॉड्यूलस पे। शेयर मॉड्यूलस काफी लोग इसको इससे दिखाते हैं, जी से भी दिखा देते हैं, काफी लोग इसे ईटा से भी दिखा देते हैं, है ना, काफी लोग उसे एस से भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो शेयर मॉड्यूलस है इसको हम जी से भी दिखा देते हैं या फिर कभी कभी ईटा से भी दिखा देते हैं। तो जो होता है वो होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन,
शियर का क्या मतलब है? टेंजेंशियल। देख रहे हो इस बंदूक को, इसके ऊपर प्रेशर ऐसे लगाया है मैंने, ऐसे मतलब फोर्स ऐसे लगाया है टेंजेंशियली, ये नीचे से फिक्स है, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स आगे खिसक गया, टेढ़ा हो गया। ये है इसकी ओरिजिनल लेंथ, दिख रही है ये चीज, ये है इसकी ओरिजिनल लेंथ, ये वाली, ठीक है। और ये है डेल्टा एक्स। तो बेसिकली मैंने क्या किया, हमने कहा शियर स्ट्रेन एक्चुअली में क्या होने वाला है, डेल्टा एक्स बाय एल, सिंपल tan थीटा होने वाला है। तो हम कहेंगे सर बड़ा सरल है, तो हम क्या कहेंगे यहां पे, सर G इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया अपॉन शियर स्ट्रेन यानी डेल्टा एक्स बाय लेंथ। यार एरिया कौन सा लूंगा मैं, एरिया है ना, देखो इस तरीके से जा रहा है, तो इस तरीके से ये वाला एरिया अपन लेने वाले हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो डेल्टा एक्स बाय एल, डेल्टा एक्स बाय एल ये क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा एक्स बाय एल शियर स्ट्रेन टेंजेंशियल, इसीलिए तो यहां पे मैं इसको ये कह देता हूं tan थीटा, tan थीटा टेंजेंशियल tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल। ये वाली बात क्लियर है। तो अगेन यूनिट इसकी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर रहने वाली है। तो आई होप अब हमें क्लियर हो चुका है कि शियर मॉड्यूलस कब लगता है। तो यार देखो जब भी लेंथ में चेंज आएगा तो यंग्स मॉड्यूलस, जब भी लेंथ में चेंज आएगा यंग्स मॉड्यूलस, जब भी वॉल्यूम में चेंज आएगा तो बल्क मॉड्यूलस, और जब भी शेप में चेंज आएगा, शेप में है ना, मतलब लेंथ वगैरह में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, शेप थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो उस समय पे हम यूज करेंगे शियर मॉड्यूलस, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए तो इससे मिला जुला एक सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसेप्ट चैप्टर 3 में कहना चाह रहा है कि एक स्क्वायर है। अच्छा हमने एनर्जी वाला सवाल कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। 3 पे आ चुके हैं हम। तो क्या कह रहा है, इसका जवाब आप दीजिए। पोल जनरेट किया जा रहा है। पोल क्या कह रहा है कि अ स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ द साइड इज, एक स्क्वायर था एक, तो यहां पे फोर्स लगाया गया, इसकी साइड, इसकी जो दे रखी है साइड वो है 50 सेंटीमीटर, और जो इसकी थिकनेस है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये वाला, ये मोटाई 10 सेंटीमीटर है और लेंथ है इसकी 50 सेंटीमीटर। अरे बोलो, ये 10 सेंटीमीटर है, ये कितना 50 सेंटीमीटर। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये टेंजेंशियल लग रहा है ना। तो यार एरिया क्या होगा, ये वाला फोर्स अपॉन एरिया, तो निकालिए। अच्छा इसमें आप वो तो क्या ही करोगे, ABCD निकाले इसे, तो कर रहे हो ना, मेरे से पहले करो। तो ये है हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा फोर्स दिया हुआ है, और द लोअर एज ऑफ द फ्लोर इज रिवेटेड, मतलब फिक्स है। हाउ मच विल द अपर एज विल डिस्प्लेस, यानी डेल्टा एक्स निकालें। करो इसे एक बार, करिए फटाफट से, जल्दी, ठीक है। तो यार हर सैटरडे हम मिल रहे हैं, एंड हर सैटरडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग गुड, है ना। हर सैटरडे अपन लोग मिलेंगे एंड सुबह 10 बजे वी आर गोइंग टू डू समथिंग गुड। उसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग डेली फॉलो करना चाहते हैं मेरी क्लासेस, तो आप लोगों को 12 बजे डाउटनट की जो एप्लीकेशन होती है उस पर मैं डेली दोपहर 12 बजे क्लास लेता हूं, मंडे टू सैटरडे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डाउटनट की ऐप यूज करनी है, मतलब डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पे जाके, और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, अपनी जब प्रोफाइल बनाएंगे तो अपना नाम डाल देना उसके अंदर, और क्लास अगर आप 11th चूज करते हो तो क्लास 11th के अंदर जब आप आओगे लास्ट में, तो आपको दिख जाएगा कि फ्री क्लासेस जो टर्म 2 के लिए फ्री क्लासेस चल रही है वो कौन कौन सी हैं, CBSE टर्म 2 के लिए। तो आपको वहां पे मेरी क्लास और भी टीचर्स की क्लास दिख जाएगी। सैटरडे को 10 बजे तो अपन यहाँ मिलते ही हैं, लेकिन अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ तो उस बैच में आ जाइए आप 12 बजे वाले। और वो जो होता है वो कहाँ पे होता है, हमारा एप्लीकेशन पे। उधर क्या चल रहा है फिलहाल, उधर हम क्वेश्चंस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के, वहां पे थर्मल एक्सपेंशन पे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए तो वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो यहाँ पे आइए, तो यार बिल्कुल आइएगा वहां पे, है ना, जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए, इस पर्टिकुलर जो हमारा लेक्चर है उसमें ना नीचे में एक कमेंट डाल दूंगा जिसके अंदर एक स्टडी ग्रुप मैंने जो बनाया है सभी बच्चों के लिए, उसका कमेंट होगा। फिर वहां से मैं आप लोगों को मूव कर दूंगा 11th वाले ग्रुप में और 12th वाले ग्रुप में। चलें
चलिए, तो अपनी क्लास आप बता दीजिएगा जब आप लिखें, कमेंट करें। सो और मतलब बेसिकली आप उसमें यूज आ जाना फटाफट से, है ना, मैं आपके लिए कमेंट कर दूंगा। नाउ द लोअर एज ऑफ द रिवेटेड टू द फ्लोर, ठीक है, तो यार निकालना है कि कितना हुआ, यानी ये कितना खिसका भाई, ये कितना खिसका, ये डेल्टा एक्स निकालना है, ठीक है। अरे बोलो सर, हमें तो ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है। सर क्या बात कर दी, ये तो हम निकाल ही लेंगे। सर हमें पता है कि जो शेयर मॉड्यूलस होता है वो भैया हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, यानी फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो जाता है डेल्टा एक्स बाय एल, ओरिजिनल लेंथ, ठीक, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली, ठीक, जो इसके परपेंडिकुलर होती है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ नहीं, ये वाली लेंथ, ठीक। याद है ना डेल्टा एक्स कैसे निकाला था, देखो ये वाली लेंथ, ये, ठीक। सो देखें, तो अपने को डेल्टा एक्स नहीं पता, एफ पता है, एरिया हम निकाल सकते हैं, लेंथ पता है क्या, लेंथ पता है, बिल्कुल पता है, एल क्या है 50 सेंटीमीटर, ये 50 है, ये 10 है, ठीक, कूल। तो जी अपने को दिया है कुछ, जी अपने को नहीं दिया है, स्क्वायर लीड इतना थिकनेस है, इतना हम फोर्स लगा रहे हैं लोअर एज पे टू द फ्लोर, तो हाउ मच अपर एज आर डिस्प्लेस्ड, तो बेसिकली हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन जी हम लेड का हमें गिवन होता है जनरली केसेस में, तो जी लेड हमें गिवन होगा, मान लेते गिवन है तो इसको जी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। और सर फोर्स अपॉन एरिया, यानी सर 9 इंटू 10⁴ आप करने वाले हो, और एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ अपॉन 100। क्यों, क्योंकि हमने यूज किया है एसआई यूनिट्स, तो यहां पे हमारे ये आ जाएगा अपॉन डेल्टा एक्स बाय एल कितना है 50 सेंटीमीटर। तो यार डेल्टा एक्स को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो वो क्या होने वाला है, 9 इंटू 10⁴ अपॉन 500 अपॉन 10⁴ इंटू, या डेल्टा एक्स बाय 50 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो महागुरु हैं यहां, तो ये आ जाएगा जी ऑफ लेड, लेट से हमें दिया होगा, वैल्यू दी होगी, नहीं दी होती इसी की टर्म्स में निकाल लेते हैं, और यहां पे ये 50 लिखा हुआ है, यहां पहुंच जाएगा। यार ये 50 के साथ भी यही है कि अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास कितना, 50/100, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है ये चीज। अरे बोलो, तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स बच्चे कितना हो जाएगा, हम इसे काट देते हैं, 5 दूनी 10, तो ये हो रहा है 10⁴ है, वो ऊपर भी 4 है, तो 9 इंटू 10⁸ भाई, इंटू में 5/10 1/2 अपॉन 500, 2 पावर काट दो, 6 आ जाएगी, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, इंटू में जी कितना आ गया, सर ये हो गया 2 5 10, तो ये 1 0 और कट जाएगी, ये लो 5 आ गया, तो यहां पे आ जाएगा सर 9/g ऑफ लेड इंटू में 10⁵, ये क्लियर मीटर। तो जी दिया होगा, जिससे कि फाइनली डेल्टा एक्स बहुत कम आ जाएगा, ये वाली बात बताइए क्लियर है कि नहीं है, जी दिया होगा, और जिससे कि हमारा फाइनली डेल्टा एक्स जो आ जाएगा वो बेहद ही कम आ जाएगा। फिर से बताना है, बड़ा सिंपल था, फिर से बता देते हैं यार। 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी है, इसकी जो थिकनेस दी है, मोटाई दी है, वो दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर। इस पे मैंने एक शेयरिंग फोर्स लगाया, इतना था। द लोअर एज ऑफ द क्यूब इज रिवेटेड, मतलब फिक्स है, हाउ मच विल द अपर एज मूव, डेल्टा एक्स निकालना है। जी जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसको क्या कहते हैं हम, शेयर मॉड्यूलस है ये, इसको हम क्या कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। शेयर मॉड्यूलस को क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो देखिए भाई, डेल्टा एक्स निकालने के लिए जो सारी चीजें थी वो ऐसे हो गई कि यार डेल्टा एक्स हो जाने वाला है अपना FL/A और G, ये है ना। तो यहां पे FL/A इंटू में G, तो यार A कितना है, देख रहे हो, एरिया निकाला है मैंने, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, ये निकाला है, ठीक है। तो फाइनली वी हैव दिस, G लीड हमें दिया होगा और हम उसकी वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया। इतनी कैलकुलेशन स्टिल बनती नहीं थी, लेकिन मैंने करा दिया है। नाउ आगे देखिए बेटा, अब आ जाता है एक पते का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द स्ट्रेचिंग ऑफ द कॉइल स्प्रिंग
डिटरमिन बाय इट्स शियरिंग मॉडुलस। काहे? यानी अगर मैं एक स्प्रिंग लेता हूं और जो स्प्रिंग होगी वो सोचो किससे बनी होगी, इस तरीके से बनी होगी। बड़ी धीरे बना रहा हूं मैं ना, क्योंकि डायग्राम बनाते वक्त हो जाती हैं दिक्कतें, है ना। ओहो 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 ओहो, अरे वाह, मतलब वायर कमाल ही हो गया कतई। तो जब हम इसे खींचते हैं तो यार खुद सोचो, ये बात कर रहा है इस मटेरियल की, ये मटेरियल दिख रहा है, कॉइल ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहा है, ना कि वो स्प्रिंग की बात कर रहा है। समझ रहे हो ना। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो वायर है इसमें हम क्या यूज करेंगे। स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। क्यों शियर मॉडुलस क्यों लगाया? क्योंकि देखो, अगर मैं सिर्फ वायर, मैं स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा हूं, समझो, मैं वायर की बात कर रहा हूं। वायर में ना तो लॉन्गिट्यूडनल चेंज आ रहा है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसे पकड़ के खींच दिया वायर की लेंथ बढ़ गई, थोड़ा सा अगर मैं खींचता हूं तो, और वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आने वाला थोड़ा सा अगर हम खींचते हैं तो वायर की बात कर रहा है ये, वायर की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो जब भी हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो हो क्या रहा है, हो सिंपल सी एक चीज रही है, चेंज इन शेप। तो चेंज इन शेप जब यूज होती है तो हम शियर मॉडुलस यूज करते हैं। यही तो बताया भाई, बताइए, मजा आया इसको जान के और डायग्राम देख के। तो क्या है मजे वाली बात, व्हेन अ कॉइल स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड neither its length is changing nor its volume is changing, there is only the change in the shape, therefore stretching of the coil is determined by the shear modulus। मजा आ गया। ये सवाल बहुत अच्छा था, बहुत बेसिक था, है ना। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं shear modulus यूज होगा क्या, नहीं, ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि ये बात कर रहा है स्प्रिंग के मटेरियल की, ना कि स्प्रिंग की। अगर मैं सिर्फ स्प्रिंग की बात करूं तो वहां पे चेंज इन लेंथ मुझको देखने को मिलता है, तब हम हम यूज करते हैं कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन यहां पे हम स्प्रिंग की वायर की बात कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। चले आगे, नाउ चलते हैं धीरे 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 अगले पॉइंट पे, और यह आ जाता है पॉइजन रेशियो। ये क्या है, क्यों है, देख के डर लग रहा है कहीं जहर जहर है ना। मतलब पॉइजन की स्पेलिंग जब तक मैंने नहीं देखी थी, मैं डबल एस की जगह सिंगल एस लगाता था जब मैं आपके बराबर था, और मैं यही सोचता था कि यार बाकी सब तो ठीक है, ये जहर वाला रेशियो क्यों पढ़ना पड़ रहा है। बट यस, ये पढ़ने की क्या जरूरत है। होता क्या है, जब भी हम किसी वायर को खींचते हैं, मेरे पीछे दिख रहा है आपको, जब भी हम किसी वायर को खींचते हैं तो होता क्या है भाई, सिंपल वायर थी ये, इसको मैंने खींचा तो खींचने से मैं ये वाला स्ट्रेन तो लेके आ रहा हूं, लेकिन एक ये वाला स्ट्रेन भी पड़ेगा ना इसके ऊपर, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ये इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स कह लो या परपेंडिकुलर टू द लेंथ कह लो, ठीक है। तो यस, यहां देखिए ये फोर्स लगाया, ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स या लेटरल, ठीक है, और लेटरल या फिर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब भी क्या होता है, परपेंडिकुलर, कूल है ये चीज, हाँ है ना, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन, तो क्या कहता है पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो कहता है कि सिंपल सी बात है कि अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन में लेटरल स्ट्रेन अगर आप कर दोगे तो आपके पास पॉइजन रेशियो आ जाएगा। इस तरीके से दिख रहा है आपको ये। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि यार इसका डायमीटर चेंज हो गया, इसकी लेंथ में चेंज आ गया, यार लेंथ में चेंज आ गया। तो लेटरल स्ट्रेन डायमीटर में जो चेंज आया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, जो लेंथ में चेंज आया है। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, डेल्टा डी बाई डी, और ये लिखा है डेल्टा एल बाई एल, ठीक, ये वाली बात क्लियर है। तो पॉइजन रेशियो को हम इस तरीके से दिखाते हैं, और क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल जो लेटरल स्ट्रेन है बेटा, जो लेटरल स्ट्रेन है, हम किसी चीज को खींचेंगे, ठीक है, खींचेंगे तो लेटरल स्ट्रेन कम होगा, मतलब ये चीज दबेगी, और किसी को दबाऊंगा तो ये चीज बढ़ेगी। तो जब हम खींच रहे हैं तब माइनस आएगा इसके आगे, ताकि फाइनली प्लस आ जाए जब हम खींचेंगे, क्योंकि वो कम हो रहा है ना, कम हो रहा है ये डायमीटर। लेकिन जब हम इसको खींचने की जगह दबाएंगे तब माइनस की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, दोनों बताते हैं। तो पॉइजन रेशियो के अंदर हमने ये चीज डाल ली कि भैया ऐसा होता है, साफ साफ होता है, आप वायर को खींचोगे तो पॉइजन रेशियो की जरूरत ही इसलिए थी। तो पॉइजन रेशियो क्या करता है, ये एक रिलेशन देता है दो अलग अलग स्ट्रेन्स के बीच में।
जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। इसकी मदद से हम निकाल पाते हैं क्या, इसकी मदद से हम निकाल पाते हैं रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। ठीक है, तो उनके नाम यहां पे मैंने अलग दिए हैं यहां पे। ठीक है, जनरली आपको बीच में दिखता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखो हमने ई से दिखाया। ठीक, बेसिकली ये वो है यंग्स मॉडुलस, तो यहां पे मैं आपको ई लिख रहा हूं क्योंकि बुक्स के अंदर ज्यादातर ये है, तो इस वजह से मैं ये लिख रहा हूं। लेकिन आप समझ जाना चाहिए कि इलास्टिसिटी की बात हुई है तो ई यहां पे बात हुई है, ई बोला इसे, यंग्स मॉडुलस की बात हुई है। तो भैया इन दोनों के बीच में रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी अपना शियर मॉडुलस देख रहे हो, ये है जिसके अंदर ये म्यू क्या है, ये जो म्यू है ये पॉइजन्स रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन बिकॉज इतना है नहीं। ठीक है, और इतना सिलेबस में भी नहीं है और इतना टाइम भी हमें अलाउ नहीं करेगा। द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस क्या होने वाला है, यानी ई और बल्क मॉडुलस को हमने के से दिखा दिया है। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं यहां पे कि क्या क्या है। के को हमने बल्क मॉडुलस बोला हुआ है, एस जी को हमने शियर मॉडुलस बोला हुआ है और ई को हमने बोला हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इनके बीच का ये आ गया। तो यार इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें याद होना चाहिए। कभी कभार पॉइजन्स रेशियो देके पूछ लेगा कि बताइए जी दिया है तो ई क्या होगा, ई दिया है तो जी क्या होगा। और उसके अलावा अगर पॉइजन्स रेशियो नहीं गिवन है और मुझे गामा पता है, मुझे के पता है, यानी मतलब मुझे यंग्स मॉडुलस पता है और मुझे क्या पता है, यंग्स मॉडुलस के साथ साथ हमें लेट्स से बल्क मॉडुलस भी पता है, तो शियर मॉडुलस कैसे निकालेंगे। यानी अब इन तीनों का यार समझो ना, मेरे को म्यू रिप्लेस करना है पॉइजन्स रेशियो, और जैसे ही मैं म्यू रिप्लेस कर दूंगा मेरे पास ई के जी यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, तीनों के बीच का रिलेशन आ जाएगा लाइक दिस। तो आप लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हो। एक इक्वेशन थी ये, व्हाट इज ई, सर आप ई बता रहे हो, कभी गामा बोल रहे हो, यंग्स मॉडुलस बोल रहे हो। अरे बेटा वो तो सिंबल्स है, काफी बुकों में आपको ई दिख जाएगा, लेकिन मेन मतलब है कि आपको समझ में आए कि वो लिखा हुआ है यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जो बात करता है। तो ये था बेटा हमारे पास कितना, 1 प्लस म्यू, और ये था कितना हमारे पास, एक और इक्वेशन क्या थी, वो है 3k और ये थी 1 माइनस म्यू, कुल है -2 म्यू। तो इन दोनों को जब हमने एलिमिनेट करा म्यू को तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये आप निकाल सकते हो, ये याद भी कर लेना भाई। ये मैंने तो जी निकालने को बोल देगा, 9 kg अपॉन में g प्लस 3k, कोई दिक्कत है इसमें, 9 kg अपॉन में g प्लस 3k, कैसी भी कोई भी दुविधा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं यार, इसको 1/e इज इक्वल्स टू, उल्टा कर दूं, g प्लस 3k बाय 9 kg, यानी 1/e यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू, यार ये आएगा 1/9k, इंडिविजुअली डिवाइड कर दूंगा, और ये आने वाला है कितना, 1/3g। ये क्लियर हो रहा है। तो ये है हमारा एक अल्टीमेट रिलेशन, इस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, दिया जाता है, समझ गए, मतलब फंडा समझ गए। ठीक है, म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार ये चैप्टर देख रहे हो, आसान है, देयर इज नॉट मच, मतलब इतना नहीं है कि हम बहुत सारा इसके अंदर पढ़ लें, सिंपल चीजें हैं। बल्क मॉडुलस कब यूज होता है, शेयर मॉडुलस कब यूज होता है, सवाल कैसे हैं, और इनके रिलेशन जरूरी है। ये तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, पॉइजन्स रेशियो की बीमारी याद होना हो, ये जरूर पता होना चाहिए। और ये यूज करके आया है पॉइजन्स रेशियो को। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है कि जब भी हम लॉन्गिट्यूडनली किसी चीज को खींचते हैं लेंथ के अलॉन्ग, तो उस पाइप या वायर को देखोगे तो वो पतली हो जाती है। तो दिस इज व्हाट, ये है लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन, पतली हो गई, इस तरीके से खींची, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ गई। समझ रहे हो ये चीज। तो यस, इसलिए हम यूज करते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है कि सीन क्या है। अगर हमें पता चल चुका है तो चलते हैं आगे और करते हैं आज का सवाल। सवाल क्या कह रहा है, कंसेप्ट 4 क्या कह रहा है, सर अगर गामा एंड बीटा यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस है तो बता दो मुझे इनमें से क्या सही होगा। क्या यंग्स मॉडुलस 3b से कम होगा, इक्वल होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा, बताइए जल्दी से फटाफट।
जल्दी जल्दी जल्दी, है ना? यस, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कुछ चीज मिस हो गई है तो आप ऑब्वियसली जाके दोबारा से रिपीट पे देख सकते हैं इस लेक्चर को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। देखो यार, एक चीज समझो, दुनिया एक ही चीज पे चलती है, गिव एंड टेक, ठीक है? बट एक चीज होती है जो हमेशा गिव में ही वो रहता है, वो होता है भाई अपने परिवार वालों का साथ। अदरवाइज अगर हम बात करें तो गिव एंड टेक चलता है बेटा। तो गिव एंड टेक में क्या है, मैंने आपको फ्री लेक्चर दिया, आप मुझे क्या दोगे, मुझे दोगे फ्री, क्या बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, है ना? मतलब तुम तारीफ करो ना करो, मैं अपनी की तारीफ कर लेता हूँ। तुम भी कर दोगे तो और भी मजा आ जाएगा, मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बेसिकली ये सवाल कीजिए, और यही बात है कि अगर आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इससे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यार देखो लॉकडाउन की स्थिति फिर से आ रही है, और अभी भी अगर फंसे रह गए तो यार बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, एंड वो हम नहीं सह सकते। तो इस वजह से, क्योंकि काफी सारे बच्चे परेशान रहते हैं, कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तभी आप लाइक शेयर करें, ठीक है? अब सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी क्लास के साथ साथ और क्लासेस की भी आती रहे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर मटेरियल लिया जाए तो यार इनके रिलेशन क्या होंगे? यार आपने देखा है सर, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बल्ब इसको ना, इसको कभी कभी सिग्मा से भी दिखाते हैं, सिग्मा से भी शो करते हैं पॉइजन्स रेशियो को। तो मेरे को ये वाला लेना है ना, बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस। क्या लिखा मैंने सर? मैंने लिखा कि जो यंग्स मॉडुलस है वो होता है 3 ऑफ बल्क मॉडुलस 1 - 2u पॉइजन्स रेशियो, यानी गामा बाय 3b जो है वो आ रहा है 1 - 2 म्यू। अगर हम बढ़िया से देखें तो हम ये कहेंगे जो म्यू है, भैया देख रहे हो, जो म्यू है, जो पॉइजन्स रेशियो है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है, फ्रैक्शनल होता है, हाँ है ना? ठीक है, 1 से छोटा और 0 से 1 से छोटा और इससे बड़ा, ठीक? तो 1 - 2 म्यू जो होगा, देख रहे हो यार यहाँ पे, यस ये फ्रैक्शनल है, ये हाफ हो सकता है, ये 0.75 हो सकता है, लेकिन ये 1 नहीं बनेगा, यानी ये कभी भी 2 नहीं बनेगा, ये हमेशा कम रहने वाला है ना? तो बेसिकली यही मैं कह रहा हूं, जैसे कि 2/3/4 कर दूं मैं एक बार तो आपको पता चल जाएगा ये कितना है, 8/3। 8/3 कितना होता है? 3 to the 6, 3/4, 2 into में 3/4, सॉरी, है ना? तो 2 to the 4, यस। तो यहां देखिए 1.5 और 1.5 में से 1 गया, वही आधा। तो इसका मतलब ये भी 1 से छोटा रहने वाला है, ये भी 1 से छोटा रहने वाला है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, देख रहे हो कि सर गामा बाय 3b इज इक्वल्स टू 1 - 2 म्यू, यानी वही अपना पॉइजन्स रेशियो। तो 1 - 2 म्यू भी छोटा रहने वाला है, इसका मतलब गामा बाय 3b भी छोटा रहने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू लेस देन 3b, ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। क्लियर है ये चीज? फिर से बता देता हूं कि भैया यहां पे ये रिलेशन होता है पॉइजन्स रेशियो। देखो बेटा, एक्चुअली में पॉइजन्स रेशियो 0 और 1 के बीच में लाई करता है हमेशा। अब 0 और 1 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो यानी ये एक फ्रैक्शन होगा, ये फ्रैक्शन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको और छोटा कर देगा। मान लेते हैं आंसर आ गया, मान लो ये फ्रैक्शन है, मान लेते हैं हम इसको 3/4, तो आंसर आ गया 1.5। 1.5 माइनस 1 क्या होगा? 0.5। यानी ये जो पूरी क्वांटिटी है ये 1 से छोटी रहने वाली है सदैव। तो इसलिए मैंने क्या कहा, दिस क्वांटिटी विल रिमेन लेस देन 1। तो इसका मतलब है ये किसके बराबर था? इसके। तो यहां गए और हमारे पास आंसर आ गया। तो आंसर क्या होने वाला है? हमारे पास आंसर आ चुका है। तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। तो बेटा यहां पे आप लोगों के सवाल हो जाते हैं पूरे, एंड ये चैप्टर अब हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आप लोगों को काफी सारी चीजें क्रिस्पली समझ में आई होंगी और काफी अच्छे से ये लेक्चर ने आपकी हेल्प की होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड स्टैटिक्स शुरू करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, मतलब मजा दिला दो, मुझे भी खुश कर दो, है ना? मैंने तुम्हें खुश किया, तुम मुझे खुश कर दो। जस्ट
लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, कमेंट करिए डाउट्स को, लाइक कीजिए, अच्छी चीज है भैया, लाइक कर दो। जो प्यार होता है बच्चों का, हमारे एक वो हैं टीचर, वो भी यही बोलते हैं कि वो हमेशा बढ़ना चाहिए, है ना। तो लाइक करने से वो और बढ़ेगा, और उसके साथ साथ कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को। और मैं यहाँ पे आपका कमेंट में एक लिंक डालूंगा, डाउटनेट की ऐप का स्टडी ग्रुप है, जिसपे आप ज्वाइन होने के बाद आप लोगों को टाइम टू टाइम काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं देता रहूंगा, और भी टीचर्स देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय। थैंक यू।